नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बता दें कि हम 10 दिन यानी 1 से लेकर 10 जनवरी तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज कर सकते हैं कि ये झारखंड करंट अफेयर्स का ये नया सेशन है जो कि हर 10 दिन में हम लेकर आएंगे। बता दें कि 1 से लेकर 10 जनवरी के बीच में आज हम बात करेंगे। इसके बाद फिर हम 11 से लेकर 20 जनवरी, फिर 21 से लेकर 30-31 जनवरी जो भी होगा, यानी एक महीने में हम 3 बार करंट अफेयर्स ले आएंगे और एक महीने के सारे करंट अफेयर्स को हम पूरा उसी में कवर करेंगे। साथ ही साथ जब ये तीनों मंथ, जब कह सकते हैं कि तीनों पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक हम हर मंथ का करंट अफेयर्स लेकर अलग से लेकर आएंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे 1 से लेकर 10 जनवरी के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज चलिए शुरू करते हैं। आज के सबसे पहले प्रश्नों की ओर लेकर हम चलते हैं और आज का पहला सवाल है वो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित माइकल किंडो का निधन 31 दिसंबर 2020 को हुआ है। उनका जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो बताना है आपको कि माइकल किंडो का जन्म किस जिले में हुआ था। तो बता दें कि ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं, जो कि झारखंड के सिमडेगा जिले में इनका जन्म हुआ था। झारखंड के सिमडेगा जिले में इनका जन्म हुआ था। आगे हम इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है 31 दिसंबर 2020 को आयरन गेट के नाम से विख्यात माइकल किंडो का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो आपको बताना है कि माइकल किंडो का संबंध किस खेल से था। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी हॉकी से। बता दें कि माइकल किंडो हॉकी के एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी थे, क्योंकि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये भारतीय हॉकी टीम के सदस्य भी रह चुके हैं। साथ ही साथ इनमें कह सकते कि इन्होंने कई बार अपने खेल प्रतिरक्षण के समय में कह सकते कि ये कप्तानी भी भूमिका निभा चुके हैं। आगे बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित माइकल किंडो का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताना कि माइकल किंडो के संबंधित जो भी कथन है उनमें से कौन सा आपको स्टेटमेंट आपको बताना कि वे कौन सा सही है। तो आज का पहला स्टेटमेंट है कि वह आयरन गेट के नाम से विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी थे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फुटबॉल खिलाड़ी है, जबकि इससे पहले हम चर्चा की कि ये हॉकी के खिलाड़ी थे, ना कि फुटबॉल के खिलाड़ी। तो पहला तो आपका गलत होगा। दूसरा है उनका जन्म सिमडेगा जिले के कुरडेग प्रखंड के बैघमा गांव में 20 जून 1947 को हुआ था। तो ये तो सही है। अगला है उन्होंने 1972 में कांस्य पदक तथा 1975 में विश्व पदक में कह सकते हैं कि स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है कि उन्हें 1973 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो अर्जुन अवार्ड से तो सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, लेकिन 1973 में नहीं, 1972 में इनको सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से याद रखिएगा, 1972 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जो इस अवार्ड को पाने वाले वह झारखंड के पहले खिलाड़ी थे। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी 2 और 3। 2 और 3 इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। आगे सबसे पहले माइकल किंडो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम देख लेते हैं। जैसे माइकल किंडो का अगर पूछा जाए कि माइकल किंडो का जन्म कब हुआ था, तो 20 जून 1947 को सिमडेगा जिले के कुरडेग प्रखंड के बैघमा गांव में इनका जन्म हुआ था। सेना में रिटायर होने के बाद, सेना से जब रिटायर ये हो जाते हैं तो उसके बाद सेल जो कि राउरकेला उड़ीसा में, वहीं पे हॉकी का प्रशिक्षण देते थे और वहीं पे रहते थे। 1975 विश्व कप हॉकी पदक विजेता भारतीय टीम जो कि मलेशिया के कुआलालंपुर में पाकिस्तान को 2-1 से हराकर ये कह सकते कि जीते थे, जिसके ये सदस्य भी उस समय रह चुके हैं। तो ये सभी चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला है कि जयपाल सिंह के बाद ओलंपिक में खेलने वाले ये झारखंड के दूसरे खिलाड़ी थे, जो कि जर्मनी के म्यूनिख शहर में हुआ था। 1971 में विश्व कांस्य पदक में कह सकते कि जीते थे। 1972 में ओलंपिक में कांस्य पदक जो कि म्यूनिख जर्मनी में हुआ था। 1973 में विश्व कप में रजत पदक और साथ ही साथ 1975 में विश्व कप में स्वर्ण पदक जो कि मलेशिया में हुआ था। इन सभी में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा, इन सभी के अलावा एशियन गेम, एशिया कप, कॉमनवेल्थ गेम सहित दुनिया के बड़े प्रतियोगिता में कह सकते हैं कि देश को मेडल दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका इनका रहा है।
याद रखिएगा, इन्हें आयरन गेट के नाम से ये विख्यात थे, आयरन गेट के नाम से ये विख्यात थे, आयरन गेट के नाम से ये विख्यात खिलाड़ी थे। साथ ही साथ माइकल जो थे वो कह सकते हैं माइकल किंडो सेना में रहते हुए भारतीय हॉकी टीम में जगह बनाई थी। बता दें कि जब ये सेना में ये कह सकते हैं भारतीय टीम में जब ये जगह बना रहे थे, यानी कह सकते हैं जब चयन हुआ था तो उस समय ये कह सकते हैं कि सेना में ये कार्यरत थे। 1972 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए गए और इस अवार्ड को पाने वाले वह झारखंड के पहले खिलाड़ी थे। तो याद रखिएगा कि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1972 में। और माइकल किंडो का निधन 73 वर्ष की उम्र में 31 दिसंबर 2020 को राउरकेला में हो गया था। राउरकेला कहाँ पे है? तो उड़ीसा में अवस्थित है। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, और ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। खरसावा गोलीकांड की घटना कब हुई थी जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हो गए थे? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी 1 जनवरी 1948 को। 1 जनवरी 1948 को खरसावा कह सकते कि घटना कांड देखने को मिलता है, जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। और बता दें कि झारखंड के लिए ये घटना आज भी कह सकते कि लोगों को दिल दहला देने वाली घटना माना जाता है, क्योंकि 1947 में जब बात है उस समय की, जब 1947 में आज़ादी के बाद देश जो है वो राज्यों के पुनर्गठन के दौर से गुजर रहा था। तभी अनौपचारिक तौर पर क्या होता है कि 14 से 15 दिसंबर 14-15 दिसंबर को 1947 को सरायकेला एवं खरसावां रियासत ये दोनों को याद रखिएगा। उन दोनों को क्या किया कि उड़ीसा में इसका विलय करना था। तो इसमें उड़ीसा को कह सकते कि उड़ीसा में विलय करने की घोषणा कर दी गई। और इसके अलावा क्या हुआ कि जब घोषणा करने की चर्चा हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे याद रखिएगा 1 जनवरी 1948 को 1 जनवरी 1948 को क्या होता है कि 1 जनवरी 1948 को यहाँ पे ये कह सकते कि इन दोनों का विलय जो था वो अनौपचारिक तौर पर कह सकते कि जो एक सामूहिक तौर पर होता है वो दोनों को इसमें पुनर्गठन कर देना था। लेकिन हुआ क्या कि ऐसा होता है कि उस समय 1 जनवरी 1948 को जब ये एक विशाल जनसभा होता है और ये इसका गठन कह सकते इन जनसभा का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो थे जयपाल सिंह मुंडा। तो जयपाल सिंह मुंडा जो थे वो कह सकते कि इस सभा का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि जो इस सभा को कह सकते कि जनसभा का जिनके द्वारा ये आगाज किया गया था वही व्यक्ति इस सभा में नहीं पहुंच पाते हैं, यानी जयपाल सिंह मुंडा किसी कारणवश इस सभा में नहीं पहुंच पाते हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि इस जनसभा में काफ़ी लोग जुटे हुए थे, जो कि खरसावां हाट के मैदान में ये सभी लोग एक जगह शामिल हुए थे। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे कई सारे पुलिस बल जो था वो काफ़ी संख्या में यहाँ पे तैनात थे। अब होता क्या है कि यहाँ पे जनसभा में जो भी व्यक्ति उपस्थित थे और पुलिस दोनों के बीच में एक हिंसक झड़प देखने को मिलता है। अब ये हिंसक झड़प में कह सकते कि सैकड़ों लोग उसमें शहीद हो जाते हैं, जिसके कारण से कह सकते कि सैकड़ों लोग कह सकते कि इसमें मृत्यु हो जाता है। अब ऐसा माना जाता है कि आज भी ये आंकड़ा सच्चाई है कि आज भी ये आंकड़ा कंफर्म नहीं है कि आखिर में उस घटना में कितने लोग शहीद हुए थे। तो याद रखिएगा एक सैकड़ों की संख्या में माना जाता है, लेकिन आज भी उनकी कंफर्म संख्या नहीं पता है। तो याद रखिएगा हर 1 जनवरी को वहाँ पे जो खरसावा गोलीकांड की घटना को लेकर उन सभी को कह सकते कि श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तो याद रखिएगा ये घटना 1 जनवरी 1948 की है। आगे चलते हैं। हाल ही में ओपन व ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की घोषणा किस राज्य में की गई है? तो हाल ही में ओपन व ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का जो घोषणा किया गया वो झारखंड राज्य में किया गया है। तो याद रखिएगा झारखंड राज्य में ओपन व ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का घोषणा किया गया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आज का अगला सवाल है, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा कितने रुपए की लागत से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए कि पशुधन विकास योजना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका 355.27 करोड़। इसके तहत क्या है कि कुल बता दें कि कुल जो भी इसका उद्देश्य क्या है, आखिर में इसका लागू करने का उद्देश्य क्या है? तो बता दें कि इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है कोरोना महामारी के कारण जो भी राज्य में लौटे हुए लोग हैं और अन्य को कह सकते कि स्वरोजगार उपलब्ध कराना ही इसकी
मुख्य उद्देश्य उसका कह सकते हैं कि मुख्य उद्देश्य माना गया है। साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार लाया जाए, इन सभी के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। याद रखिएगा इस योजना के तहत अच्छी नस्ल की गाय, बकरा बकरी, सूकर और मुर्गी ये सभी दिए जाएंगे, जो कि कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा इसमें कुछ अनुदान राशि प्राप्त होगा, उसके तहत आप इन सभी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। आगे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, 7वें प्रश्न की ओर आते हैं। झारखंड राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष तक राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी 2022 तक। 2022 तक बताया गया कि इसके तहत जो भी झारखंड में जो भी गरीब या कह सकते कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो भी गरीब हैं, उन सभी को आवास देने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि ये 2022 तक इसका टारगेट रखा गया है और कुल मांग जो था वो 2,47,000 जो था वो कुल मांग था कि इतना आवास का निर्माण का आवश्यकता है, इतना लाख का। लेकिन जो स्वीकृति हुआ है वो है 1.90, यानी 1,90,000 जो है वो आवास का स्वीकृति मिला है, जबकि इसमें जो मांग था वो कितना था, 2,47,000 था। तो याद रखिएगा जो स्वीकृति प्राप्त हुआ है वो 1,90,000 आवासों का हुआ है। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, 8वें सवाल की ओर आते हैं। हाल ही में झारखंड राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत छूटे हुए कितने परिवारों को अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, यानी 15 लाख। बता दें कि जो भी व्यक्ति का कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो भी छूट गए या कह सकते हैं कि जिनके परिवार के पास राशन कार्ड नहीं है, उन सभी को कह सकते हैं कि 15 लाख परिवार को इसमें और जोड़ा जाएगा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य सरकार के द्वारा साल में 2 बार धोती, साड़ी व लुंगी कितने रुपए में उपलब्ध कराने की योजना है? तो बता दें कि झारखंड राज्य सरकार के द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई है, जो कि बता दें कि साल में ये 2 बार दिया जाएगा, जो कि धोती, साड़ी व लुंगी। तो इसके लिए आपको कितना रुपया कह सकते हैं कि देना पड़ेगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी 10 रुपये में आपको साल में 2 बार यानी वर्ष में 2 बार धोती, साड़ी व लुंगी देने की योजना सरकार द्वारा चलाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, कोलेश्वरी, इटखोरी, रजरप्पा और पारसनाथ को रिलीजियस टूरिज्म के रूप में विकसित करने पर काम शुरू किया गया है। इसके तहत कितनी राशि की योजना बनाई गई है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए। 20.91 करोड़ के तहत कोलेश्वरी, इटखोरी, अब यहाँ पे याद रखना है कि कोलेश्वरी कहाँ पे है, इटखोरी कहाँ पे है, रजरप्पा कहाँ पे है और पारसनाथ। तो जानते हैं कि कोलेश्वरी या तो फिर कोल्हुआ पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इटखोरी जो कि आप भद्रकाली मंदिर, ये काफ़ी प्रचलित मंदिर स्थान है। और साथ ही साथ रजरप्पा जो कि कह सकते हैं कि रामगढ़ राज्य में अवस्थित छिन्नमस्तिका मंदिर है यहाँ पे, तो ये भी काफ़ी पॉपुलर जगह है। और साथ ही साथ पारसनाथ जो कि गिरिडीह जिला में अवस्थित है। तो इन चारों जगह को आपको याद रखना है। कह सकते हैं कि एक कनेक्टिविटी के रूप में काम करेगा। मान लेते हैं यहाँ पे कोलेश्वरी है, कोलेश्वरी से इटखोरी, कोलेश्वरी से इटखोरी, इटखोरी से फिर अगर बात करें तो वो होगा रजरप्पा, और रजरप्पा से कह सकते हैं कि ये फिर होगा पारसनाथ, और फिर ये एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। इस तरह से कह सकते हैं कि रिलीजियस टूरिज्म के रूप में इन सभी को विकसित किया जाएगा। और ये चारों स्थान आप याद रखिएगा, कोलेश्वरी, इटखोरी, रजरप्पा, पारसनाथ, और कह सकते हैं कि ये सभी जगह है। और इसका कितना योजना का कार्यान्वयन किया गया है? तो इसके तहत कुल योजना का जो बनाया गया है वो है 20.91 करोड़। आगे चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का 11वां प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा जारी एक रिपोर्ट में झारखंड में किशोरावस्था में गर्भधारण की दर कितनी देखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी औसत दर अगर पूछा जाए तो वो होगा 12%। लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों में देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में जो है वो है आपका 13.9%। तो याद रखिएगा ये ग्रामीण के लिए है, जबकि ये कह सकते हैं कि औसत देखा गया है दर। वहीं अगर बात करें देश में, तो देश में इसकी स्थिति जो है वो 7.9% औसत है, जबकि अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में तो 9.2% होगा। याद रखिएगा इसके तहत बता दें कि इसमें जो अगर सबसे खराब स्थिति जो देखा गया है, इसमें सबसे खराब स्थिति जो देखा गया है, अगर बात करें
झारखंड की जिलों में, तो इसमें सबसे खराब स्थान जो देखा गया है वो देवघर का देखा गया है, जबकि सबसे अच्छी अगर स्थिति देखा जाए तो वो सिमडेगा में माना गया है, जो कि सिमडेगा में 5.4% है, जबकि वहीं देवघर में 22 पॉइंट समथिंग परसेंट है। तो याद रखेगा, इन 22.6% जो है वो देवघर में है। तो देवघर में अगर पूछा जाए तो 22.6%, 22.6%, जबकि सिमडेगा में 5.3%। यानी कह सकते हैं कि सिमडेगा में ये कम देखा गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो झारखंड में इसकी घटना जो मिलता है वो आपका देवघर जिले में देखने को मिला है। तो ये कह सकते हैं कि एक खराब रिपोर्ट है झारखंड की, जो कि राज्य और देश में कह सकते हैं कि सबसे पिछड़े अवस्था में देखने को मिला है इनके रिपोर्ट के आधार पर। आगे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में 60 से अधिक एकलव्य विद्यालय खोले जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, और कुछ ही दिन पहले जो कि आदिवासी मामले के मंत्री जो हैं अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा यह घोषणा किया गया है कि राज्य में 60 से अधिक, अब 60 से अधिक कहने का अर्थ है कि राज्य में जितने भी प्रखंड हैं, हर प्रखंड में कम से कम एक एकलव्य विद्यालय खोले जाने की घोषणा किया गया है। तो उसी आधार पर बता दें कि 60 से अधिक, इसमें पहले बार जो बनाया गया वो 60 से अधिक विद्यालय खोलने की योजना शुरुआत की गई है। तो आगे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में लाइट हाउस परियोजना के तहत कितने आवास निर्माण का ऑनलाइन शिलान्यास किया है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से जरूर सवाल पूछा जाएगा। तो बता दें कि रांची को जोड़ करके अगर देखा जाए तो कुल 7 ऐसे शहर हैं जिसको इसके तहत जोड़ा जाएगा, और इसमें जो भी आवास निर्माण की योजना रखा गया वो लाइट हाउस परियोजना के तहत। और कुल अगर बात करें झारखंड में, झारखंड की राजधानी रांची में तो 1008 आवास का निर्माण किया जाएगा। 1008 आवासों का निर्माण जो होगा वो कह सकते हैं कि नए टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। और बता दें कि ये कुछ भवन जो होगा वो कह सकते हैं कि पहले से इसमें जो है वो सारे मटेरियल तैयार होंगे, और ये काफ़ी हल्के घर होगा, कह सकते हैं ये काफ़ी हल्का होगा, और इसके जो भी मटेरियल होंगे वो पहले से तैयार होगा, ये सिर्फ सांचा के तौर पर कह सकते हैं कि एक तैयार कर दिया जाएगा। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी पर आधारित ये बनाया जा रहा है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी माना जाता है। और इस तरह की टेक्नोलॉजी जो थे वो कहीं ना कहीं विदेशों में देखा जाता है, तो उसी टेक्नोलॉजी को कह सकते हैं कि फॉलो करते हुए भारत के 7 अलग अलग शहरों में इसमें बनाया जाएगा। आगे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सेल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। इसका सही आंसर आपका बी होगा, सोमा मंडल को इसका कह सकते हैं कि सेल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि सेल की स्थापना कब हुआ था। सेल का स्थापना कब हुआ था, इसका आप कमेंट करके इसका आंसर आप जरूर बताएं कि सेल की स्थापना कब हुआ था। आगे चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। 3 जनवरी 2021 को जयपाल सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि 3 जनवरी 2021 को जयपाल सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी 118वीं जयंती। 118वीं जयंती जो है वो मनाया गया है जयपाल सिंह मुंडा की। तो याद रखिएगा, ये झारखंड के कह सकते हैं कि झारखंड इतिहास में अगर देखा जाए तो इनका एक अहम योगदान माना जाता है। आगे चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर कि जयपाल सिंह की पहली ऐतिहासिक सभा 20 और 21 जनवरी 1939 को झारखंड के किस जिले में हुई थी? तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, यानी रांची। जयपाल सिंह की पहली ऐतिहासिक सभा जो वो 20 और 21 जनवरी 1939 को झारखंड के रांची जिले में हुआ था, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ये विदेश से कह सकते हैं कि जब ये लौटते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं उस समय जो भी यहाँ पे कह सकते हैं कि आदिवासी महासभा का जो भी सभाएं हो रहा था, तो उसमें क्या है कि इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है और उनको अध्यक्षता सौंप दी जाती है, जिसके कारण से ये कह सकते हैं कि बहुत जल्द ही झारखंड के राज्य निर्माण आंदोलन जो था उसमें ये केंद्र बिंदु के रूप में कह सकते हैं कि ये मुख्य व्यक्ति के रूप में बनकर उभर गए, क्योंकि ये कह सकते हैं कि बहुत जल्द ही अध्यक्ष पद को संभाल लिए, और वहाँ से क्या है कि इनका जो योगदान जो है वो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में वो काफ़ी अहम माना जाता है। आगे चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किसके सुझाव पर जयपाल सिंह मुंडा विदेशों को छोड़कर रांची यानी झारखंड आए थे?
तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और आपको इस तरह से कह सकते हैं कि जेपीएससी और जैसे एग्जाम्स में आपको ये सब सवाल देखने को मिल सकता है। तो इसका सही आंसर ऐसे तो अगर आपका ऑप्शन बी और ए और बी ये दोनों अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा अच्छा आंसर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी महासभा के नेता, आदिवासी सभा के जो भी कह सकते कि नेता थे, वो सभी भी कह सकते कि जयपाल सिंह मुंडा को कई बार झारखंड आने का आग्रह कर चुके थे। लेकिन इसमें जो प्रमुख योगदान माना जाता है, जिनकी कह सकते कि कहने पर या जिनके सुझाव पर जो वो रांची आए, वो थे उस समय के वर्तमान के गवर्नर जो थे वो सर मॉरिस हैलेट और मुख्य सचिव रॉबर्ट रसेल। ये दोनों व्यक्ति के सुझाव पर कह सकते हैं कि वो कह सकते हैं कि झारखंड आए। इन्होंने क्या कहा कि झारखंड में राज्य निर्माण आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक उचित व्यक्ति की आवश्यकता है जिसकी कमी वहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आप वहाँ पे, और साथ ही साथ उस समय क्या थे कि ये नौकरी की खोज में भी थे, एक अच्छी नौकरी हमको विदेश में मिल जाए तो हम वहीं पे रह जाएंगे। तो उन्होंने ये सुझाव दिया था कि आप झारखंड चले जाएं और वहाँ पे कह सकते कि इनका जो आंदोलन चल रहा है उन सभी का कह सकते कि प्रतिनिधित्व करें। तो उसके बाद ये व्यक्तियों के कहने के आधार पर ही ये झारखंड की राजधानी रांची पहुंचते हैं। और इसके पहले हम प्रश्नों को चर्चा कर चुके हैं, जो कि 21 तारीख को कह सकते कि 1939 में जो अध्यक्षता किए थे, तो वो था 1939 में। तो इसका सही आंसर यानी ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में ए और बी यानी ये दोनों का ऑप्शन अगर दिया हुआ है तो ये ज़्यादा अच्छा आंसर ये होगा। लेकिन याद रखिएगा जब इस तरह से आपका उपयुक्त सभी आंसर है तो आप डी करें आंसर। आगे चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला सवाल है कि झारखंड के किस कवि व लेखिका को तक्षशिला बाल साहित्य सृजन पीठ फेलोशिप अवार्ड्स के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, यानी जसिंता किरकेटा को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जसिंता किरकेटा। याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि जसिंता किरकेटा, तो जसिंता किरकेटा कहाँ की थी और इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा, लेकिन बता दें कि इसके पहले जो भी हम डेली क्लास लिए हुए हैं तो उसमें इसके डिटेल हम पूरे इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आप हमारे पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो वहाँ पे देख लें, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ अब हम आगे हर 10 दिन पर यानी कह सकते हैं कि 11 से 20 फिर हम अगला जो लेकर आएंगे वो 11 से लेकर या कह सकते हैं कि 11 से लेकर 20 जनवरी तक, 11 से 20 जनवरी तक जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स बनेगा उन सभी को हम फिर लेकर आएंगे। और फिर अगले कह सकते हैं कि अगली बार जब हम आएंगे तो वहाँ पे खैर कैसे कह सकते हैं कि 21 से लेकर 30 जनवरी तक या 31 जनवरी तक जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी को हम लेकर आएंगे। तो इस तरह से क्या है कि एक साल में हम 3 बार कह सकते हैं कि एक साल में जो भी तीन बार हम करेंट अफेयर्स को लेकर आएंगे, उसके बाद फाइनली हम पूरे मंथ का हम एक फुल पूरा मंथ का हम एक करेंट अफेयर लेकर आएंगे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। बता दें कि दोस्तों ऐसा नहीं कि झारखंड में डेली आपको उतने करेंट अफेयर्स तैयार होते हैं। अगर हम डेली लिखना चाहेंगे तो मुश्किल से 2 से 3 सवाल बनते हैं एक दिन में। अगर आपको हम सवाल जोड़ के दिखा दें कि 10 सवाल, तो हो सकता है आपके दिमाग के लिए ये बोझ के जैसा हो जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हर 10 दिन में एक ऐसा जो भी कनेक्शन कह सकते हैं कि ऐसा कलेक्शन हम लेकर आए जो कि इम्पोर्टेंट हो, और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे शामिल करेंगे, ना कि ऐसे सवाल हम भर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो भी सवाल हम लेकर आए हुए हैं वो सभी छांट करके हम जो भी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं उन्हीं प्रश्नों को हम शामिल किए हुए हैं इसमें। आगे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि झारखंड में वाटर कनेक्शन रूल 2020 लागू किया गया है। इसके तहत कनेक्शन लेने के लिए अधिकतम कितने रुपए निर्धारित की गई है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि अधिकतम कितना यहाँ पे पूछा गया। तो अधिकतम अगर होगा तो 42,000। याद रखिएगा 7,000 से लेकर 42,000 तक इसमें रखा गया है, और ये आपके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग होगा। तो याद रखिएगा अगर अधिकतम पूछा जाए तो 42,000 और न्यूनतम अगर पूछा जाए तो 7,000 होगा। आगे चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है वो है झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से निश्चित ही सवाल पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी सलीमा टेटे और
माफ कीजिएगा, ए और सी होगा यहाँ पे, ए और सी, यानी सलीमा टेटे और निकी प्रधान। सलीमा टेटे और निकी प्रधान ये दोनों खिलाड़ियों का चयन कह सकते हैं कि भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ है, सलीमा टेटे और निकी प्रधान। अब इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आज हम सिर्फ सवालों को देखेंगे। उसके बाद जब हम कह सकते हैं कि अगली बार जब हम करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को लेकर आएंगे तो वहाँ पे हम क्या है कि पूरे डिटेल के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज हम ये सभी सवालों को आज हम करने वाले हैं, क्योंकि इसके बारे में हम डिटेल से पहले एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। आगे चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, और आज का अगला सवाल है, झारखंड के श्री अमृत लुगुन का किस देश में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है? तो बताते हैं कि झारखंड के अमृत लुगुन, इनका भारत का अगला राजदूत बनाया गया है, वो किस देश में राजदूत बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी ग्रीस का। ग्रीस कह सकते हैं कि ग्रीस देश का अगला राजदूत जो बनाया गया है वो भारतीय राजदूत वो है श्री अमृत लुगुन। और बता दें कि इन्होंने मुख्यमंत्री और इन सभी लोगों से ये भेंट भी किए थे। और साथ ही साथ याद रखिएगा ग्रीस के बारे में, तो ग्रीस की राजधानी एथेंस है। ग्रीस की राजधानी अगर पूछा जाए तो वो आपका होगा एथेंस। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि ग्रीस की मुद्रा क्या है, यानी करेंसी क्या है, तो वो आपका होगा यूरो। याद रखिएगा ग्रीस की राजधानी एथेंस है और यहाँ की मुद्रा जो है वो यूरो है। आगे चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, और आज का अगला सवाल है, मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत हुआ है, तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिया गया है, उसमें से कौन सा कथन सही होगा? तो एक एक करके हम समझते हैं इन सभी चीज़ों को। प्रत्येक वर्ष 10 आदिवासी छात्र छात्राएं विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि हर वर्ष 10 आदिवासी छात्र छात्राओं को इसमें शामिल किया जाएगा, जिसके तहत कह सकते हैं कि वो विदेशों में जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इसके तहत कुल 22 विषयों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें कई आधार पर और कई विषयों को शामिल किया गया है, चाहे वो कह सकते हैं कि अभी कई ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें शामिल किया गया है जो कि कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शामिल किया गया है। तो यहाँ पे 22 भाषा नहीं है, ये कह सकते हैं कि 22 अलग अलग विषयों को शामिल किया गया। 22 अलग अलग टॉपिक्स पर आप जैसे अध्ययन कर सकते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये 22 विषयों में इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ ऐसी छात्रवृत्ति योजना को लागू करने वाला झारखंड जो है वो देश का पहला राज्य भी है, तो इस दृष्टि से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, यानी उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं, आज का अगला प्रश्न है, परमहंस योगानंद जी द्वारा रांची में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे बताना कि परमहंस योगानंद जी के द्वारा रांची में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी 1917 में। अब याद रखिएगा परमहंस योगानंद जी के बारे में, तो इनका जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर यूपी में हुआ था। तो ये इनका जन्म जो हुआ था वो यूपी के गोरखपुर में 5 जनवरी 1893 को हुआ था, इसीलिए 5 जनवरी को ये कह सकते कि इम्पोर्टेंट करेंट के रूप में निकला था। साथ ही साथ याद रखिएगा इनकी आत्मकथा भी है, उन आत्मकथा को जरूर आप याद रखिएगा, योगी कथामृत। तो ये जरूर नाम याद रखिएगा, योगी कथामृत। बता दें कि दोस्तों इसका अभी तक 50 भाषाओं में इसका कह सकते हैं कि अनुवाद किया जा चुका है, और ये अभी तक की कह सकते हैं कि काफ़ी ये बेस्ट सेलर बुक भी माना गया है योगी कथामृत, और ये 50 भाषाओं में कह सकते हैं कि इसका अनुवाद भी हो चुका है। अगर पूछा जाए कि परमहंस योगानंद जी की मृत्यु कब हुआ था, तो 7 मार्च 1952 को इनका निधन हुआ था। याद रखिएगा 1918 से 1920 में कह सकते हैं 1918 से लेकर 20 तक ये रांची के जो भी योगदा सत्संग आश्रम के जो कह सकते कि मुख्य संस्था था या कह सकते कि संस्थान था, वहाँ पर ये 1918 से 20 तक ये वहीं पर रहे थे। इसके बाद ये विदेश चले जाते हैं, कैलिफोर्निया चले जाते हैं, और वहाँ पे भी कई सारे महत्वपूर्ण कार्य इनका देखने को मिलता है, और फिर वहाँ से वापस फिर ये भारत आते हैं, और इनका निधन जो हो जाता है वो 7 मार्च 1952 को इनका निधन होता है। तो इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं,
और याद याद रखिएगा, इन्होंने योग संबंधित भी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य को भी किया है। तो इन सभी क्रिया योग से संबंधित यानी क्रिया योग में इनका महत्वपूर्ण योगदान भी था। अगला सवाल है कि नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में देश के 112 आकांक्षी जिलों में झारखंड का कौन सा स्थान, कह सकते हैं कि यह झारखंड का कौन सा जिला देश में अव्वल रहा है। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से भी आपको निश्चित ही कह सकते हैं कि 100% आपको यहाँ से सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से आपको जरूर सवाल देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम में आपके। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी रामगढ़ होगा। बता दें कि इसमें रामगढ़ जो है वो पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर है यादगीर, दूसरा स्थान पर है यादगीर जो कि ये कर्नाटक में है। ये कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। तीसरे स्थान पर जो है वो कह सकते कि दूसरे स्थान पर यादगीर, तीसरे स्थान पर जो है वो आपका है गढ़चिरौली जिला है। ये है आपका महाराष्ट्र में। गढ़चिरौली जिला जो है ये महाराष्ट्र में है और ये महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला जो है वो तीसरे स्थान पर है। साथ ही साथ चौथा स्थान अगर बात करें तो दुमका का है जो कि झारखंड का है, और पांचवें स्थान पर साहेबगंज जो कि झारखंड का एक महत्वपूर्ण जिला है। तो इस तरह से अगर बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि एक डाटा है जिसमें झारखंड के टॉप फाइव में कुल जो है वो 3 जिले ऐसे हैं जो कि झारखंड के हैं। पहले स्थान पर जो है वो रामगढ़ है, और उसके बाद चौथे स्थान पर दुमका है, पांचवें स्थान पर साहिबगंज है। तो इस तरह से तीनों आप याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि कौन सा देश में अव्वल रहा है यानी पहले स्थान पर रहा है तो वो आपका रामगढ़ होगा। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है रैपिड ऑर्गेनिक वेस्ट स्टेबलाइजर यानी ऑर्गेनिक वेस्ट स्टेबलाइजर का विकास झारखंड के किस संस्थान के द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, IIT धनबाद के द्वारा। बता दें कि जो भी किचन में आपका कह सकते हैं कि चाहे वो सब्जी के छिलके हो या तो फिर और भी जो भी वेस्ट मटेरियल है, उन सभी को ये क्या है कि एक ऐसा मशीन है जो मशीन में डाल देने के बाद ये बहुत तेज़ी से कह सकते कि खाद्य सामग्री में ये कह सकते कि बना देता है, बहुत जल्दी खाद में ये परिणत कर देता है, जिसके कारण से कह सकते कि ऑर्गेनिक खेती में ये काफ़ी बढ़ावा भी देखने को मिल सकता है इसके तहत। इसलिए याद रखिएगा, इसका जो कह सकते कि इसका विकास जो या डेवलप जो किया गया है वो IIT धनबाद के द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला सवाल है कि झारखंड राज्य के किस यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो झारखंड राज्य के किस यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण करने की घोषणा किया गया है। आगे चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला सवाल है मैथन स्टील का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है। तो आपको बताना है कि मैथन स्टील का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि झारखंड से संबंधित है तो आप झारखंड में इसको कोई चूज कर लेंगे, लेकिन ये सभी क्या है कि गलत होंगे। आपका सही आंसर होगा द ग्रेट खली को मैथन स्टील का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। और हम जानते हैं कि मैथन डैम आपको पता है कि ये झारखंड की कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जिला धनबाद जिले में अवस्थित है। तो आपको बताना कि मैथन डैम किस नदी पर अवस्थित है, तो आपको बताना है कि मैथन डैम जो है वो किस नदी पर अवस्थित है। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला सवाल है झारखंड के किस नगर परिषद को 1 जनवरी 2021 को भंग कर दिया गया है। यानी कह सकते हैं कि इसे नगर परिषद की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी होगा यानी गोमिया नगर परिषद को बता दें कि 1 जनवरी 2021 को इसे भंग कर दिया गया है। तो इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है खरसावां में किसके द्वारा आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ऑनलाइन शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा यानी अर्जुन मुंडा के द्वारा बता दें कि ऑनलाइन इसकी शुरुआत किया गया है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
इसकी शुरुआत जो लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा किया गया, तो अर्जुन मुंडा के द्वारा। अब यहाँ पे आपको बताना कि ये अर्जुन मुंडा जो है वो किस मामले के मंत्री बनाया गया है, यानी किस मंत्री के पद पर ये अवस्थित हैं। तो ये सभी चीज़ों को आपको कमेंट कर कर बताना है। अगला सवाल है, झारखंड के किस नगर परिषद को भारत सरकार ने बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल काउंसिल के रूप में चयनित किया है। आपको बताना है कि झारखंड की किस नगर परिषद को भारत सरकार ने बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल काउंसिल के रूप में चयनित किया है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, यानी झुमरी तिलैया। झुमरी तिलैया नगर परिषद को भारत सरकार ने बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल काउंसिल के रूप में चयनित किया है। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन जिसे नाम दिया गया है विजन 2021, इसमें झारखंड के किस चित्रकार को शामिल किया गया है। तो बता दें कि ये थाईलैंड में इसका आयोजन होगा और इसमें जो महत्वपूर्ण जो माना गया है, कह सकते हैं कि जिनके पेंटिंग को इसमें शामिल किया गया है वो है महावीर महतो। महावीर महतो को इसमें शामिल किया गया है और इनके पेंटिंग में जो है वो मुख्य रूप से दो चीज़ों को देखने को मिला है। पहला है आपका जावा पेंटिंग, और दूसरा जो है वो आपका है छऊ की मुखौटा पेंटिंग, और दूसरा जो है वो है छऊ का मुखौटा पेंटिंग। तो इन दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। पहले में ये जावा पेंटिंग के दिखाया गया है और दूसरा में जो है वो छऊ का मुखौटा पेंटिंग को, इन दोनों पेंटिंग को इसमें शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा महावीर महतो। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर कि 8 जनवरी 2021 को झारखंड के किस महापुरुष की 163वीं शहादत दिवस मनाई गई है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि 8 जनवरी 2021 को झारखंड के किस महापुरुष की 163वीं शहादत दिवस मनाई गई है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। इन्हें यानी कह सकते कि शेख भिखारी और टिकैत उमरावसी, इन दोनों का कह सकते कि इन दोनों की शहादत दिवस जो है वो 8 जनवरी 2021 को मनाया गया है। अब एक एक करके हम दोनों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। टिकैत उमरावसी अगर बात करें तो इनका जन्म रांची के ओरमांझी प्रखंड के खटंगा पातर गांव, नाम याद रखिएगा जरूर आप, ओरमांझी प्रखंड के रांची के खटंगा पातर ये गांव का नाम था। यहीं पे इनका जन्म हुआ था। और याद रखिएगा कि शेख भिखारी का जन्म रांची के ओरमांझी थाना के खुदिया लोटवा गांव में हुआ था। तो अगर शेख भिखारी का जन्म अगर पूछा जाए तो ये होगा खुदिया लोटवा गांव में, और जबकि टिकैत उमरावसी का खटंगा पात्र गांव में। ये दोनों का जन्म रांची जिले के, कह सकते हैं कि रांची जिला में हुआ है। विद्रोहियों में क्या होता है कि भय उत्पन्न करने के लिए रांची के कमिश्नर, उस समय रांची के कमिश्नर कौन थे, तो वो थे डाल्टन। तो रांची के कमिश्नर डाल्टन ने क्या किया कि कैप्टन मैकडोनाल्ड की मद्रासी फौज, उसकी सहायता से 6 जनवरी 1858 को इन दोनं लोगों को क्या किया, गिरफ्तार किया गया। और 7 जनवरी 1858 को 6 जनवरी को इनको कह सकते कि गिरफ्तार किया गया। 6 जनवरी को इनको गिरफ्तार किया गया 1858 को। 7 जनवरी को क्या किया गया, 7 जनवरी 1858 को चूटूपालू घाटी पर फौजी अदालत लगाकर, और उस समय जो ब्रिटिश जनरल थे वो थे मैकाडोना, कह सकते कि मैकडोना जो थे उस समय के, कह सकते कि मैकडोना, ये नाम जरूर याद रखिएगा। उस समय क्या था कि ब्रिटिश जनरल थे। उस समय क्या हुआ कि फौजी अदालत लगाकर इनको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। तो 6 अगस्त को शामिल किया गया, कह सकते कि गिरफ्तार किया गया। 7 को इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई और 8 जनवरी को इनको कह सकते कि चूटूपालू घाटी में होता क्या कि दरअसल इनको फांसी देने का चर्चा था कि रांची में, कह सकते कि उस समय रांची में वहाँ पर क्या है कि ना फांसी देकर, उस जगह पे फांसी ना दे करके, कह सकते कि उन्होंने क्या किया कि चूटूपालू घाटी से इन्हें ले आया कहाँ पे, तो इन्हें ले आया रांची में इन्हें ले आया गया और मोरहाबादी के टाइगर हिल के निकट इन्हें फांसी दिया गया। तो 8 जनवरी को आप डेट जरूर याद रखिएगा, 8 जनवरी 1858 को। तो इसीलिए हर वर्ष 8 जनवरी को इनके शहादत दिवस मनाई जाती है और ये 163वीं शहादत दिवस मनाई गई है। तो इस तरह से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते थे उन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा किए।
आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है 5 जनवरी 2021 को झारखंड सशस्त्र पुलिस बल यानी कह सकते हैं कि जैप 1 होगा इसका। यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया है, जैप 1 हो जाएगा, जैप 1 होगा, जैप 1 का 141वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बता दें कि इसकी स्थापना 5 जनवरी 1880 में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। आपको बताना है कि वो किस नाम से इनकी स्थापना की गई थी। तो उस समय झारखंड सशस्त्र पुलिस बल का जो नाम रखा गया था वो था, याद रखिएगा, न्यू रिजर्व फोर्स के नाम से गठन कह सकते हैं कि स्थापना किया गया था। और वो स्थापना कब किया गया था? तो ये था 1880 में। 1880 में न्यू रिजर्व फोर्स के नाम से कह सकते हैं कि इसकी स्थापना किया गया। बाद में इसका नाम परिवर्तित करके 1892 में इनका नाम परिवर्तन करके बंगाल मिलिट्री पुलिस कर दिया गया था। वहीं अगर बात करें 1905 में तो 1905 में इसका नाम गोरखा मिलिट्री कर दिया गया। गोरखा मिलिट्री के नाम से इसका परिवर्तित कर दिया गया। और फाइनली याद रखिएगा 1948 में, यानी स्वतंत्र भारत के बाद 1948 में अगर पूछा जाए कि 1948 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया था, तो 1948 में जो इसका नाम रखा गया था वो था बिहार सैनिक पुलिस बल। इसका नाम परिवर्तित करके ये 1948 में किया गया था। और 2000 में जब झारखंड का गठन हो जाता है, तो वहाँ पे इसका नाम परिवर्तित करके झारखंड सशस्त्र पुलिस बल यानी जैप रख दिया जाता है। तो 2000 को आप याद रखिएगा, 2000 का इसका नाम परिवर्तित किया गया। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, सभी डेट याद रखिएगा। 1880 में इसका नाम न्यू रिजर्व फोर्स रखा गया। 1892 में इसका नाम परिवर्तित करके बंगाल मिलिट्री पुलिस कर दिया गया। फिर वहीं 1905 में इसे गोरखा मिलिट्री के नाम से जाना गया। जबकि 1948 में बिहार सैनिक पुलिस बल, यानी जब भारत आज़ाद हो जाता है उसके बाद इसे बिहार सैनिक पुलिस बल के नाम से परिवर्तित कर दिया गया। जब झारखंड राज्य का गठन होता है तो इसका बिहार के जगह पे कह सकते हैं कि झारखंड नाम से संबोधित किया गया और झारखंड सशस्त्र पुलिस बल के नाम से जाना जाने लगा। तो इस तरह से यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते थे उन सभी को हम चर्चा किए। आगे चलते हैं कि झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन मॉडल, ये 2 पुस्तकों की रचना किया गया है। तो बताना कि आपको इस पुस्तक की रचना किनके द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी चंद्रभूषण के द्वारा इन सभी पुस्तकों की रचना की गई है। बता दें कि 8 जनवरी को हेमंत सोरेन को ये पुस्तक जो है वो भेंट किया गया। तो याद रखिएगा झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन मॉडल, ये दोनों पुस्तकों की रचना जो वो चंद्रभूषण के द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से उत्तरी पाषाणकालीन उपकरणों के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से आपको बताना है कि झारखंड के किस स्थान से उत्तरी पाषाणकालीन उपकरणों के अवशेष मिले हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी इसको। अब आपको बताना है कि इसको जो है वो झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। आपको बताना है कि इसको जो है वो झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो बता दें कि यहाँ से क्या है कि पानी के टब और चूल्हे की खोज कह सकते हैं कि उत्तरी पाषाणकालीन, ये समय जरूर याद रखिएगा, उत्तरी पाषाणकालीन ये उपकरण माना गया है जो कि चूल्हा और टब, जो भी पानी का टब होता है और चूल्हा, ये दोनों जो है वो मिला है। तो इन दोनों चीज़ों को आप याद रखिएगा, टब और चूल्हा याद रखिएगा। झारखंड के ये अगर पूछा जाए कि उत्तरी पाषाणकालीन जो भी उपकरण है, तो कई सारे पाषाणकालीन उपकरणों को अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है और लगातार इसमें खोज भी कई सारे कह सकते हैं कि खोज आज भी जारी है। और जो भी खनन करता है इस पे नए खोज के तहत नए कई सारे वस्तु कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है। और ये अलग अलग क्षेत्रों से कई सारे अलग अलग वस्तु देखने को मिलता है। जैसे हजारीबाग में कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ से कई सारे स्रोत मिलता है, और भी कई ऐसे जगह हैं जहाँ से कई सारे कह सकते हैं कि पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं।
आगे चलते हैं, अगला सवाल है, फेम इंडिया एशिया के 25 सर्वश्रेष्ठ सांसदों में झारखंड के किस सांसद को चुना गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से किस सांसद को जो वो 25 सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में चुना गया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी निशिकांत दुबे। याद रखिएगा, निशिकांत दुबे ये गोड्डा लोकसभा से ये सांसद हैं, गोड्डा लोकसभा से। तो इन्हीं को कह सकते हैं कि 25 सर्वश्रेष्ठ सांसदों में इनको भी शामिल किया गया और झारखंड से ये शामिल होने वाले सांसद हैं। अगला सवाल है कि जयपाल सिंह मुंडा से सम्मानित किया जाएगा। तो बता दें कि झारखंड में जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है। तो इससे अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले वो व्यक्ति कौन होंगे, इससे सम्मानित किया जाएगा तो वो स्वतंत्रता सेनानियों को, पत्रकारों को, खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को या प्रसिद्ध कवियों को। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को। क्योंकि हम जानते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा एक कह सकते हैं कि पुराने समय में ये हॉकी के खिलाड़ी रह चुके थे और इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। जब हम जानते हैं कि एम्स्टर्डम में जब ये प्रतियोगिता चल रहा था तो वहाँ पे स्वर्ण पदक भी दिलाया था। तो इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को जो है वो दिया जाएगा। तो बहुत बार क्या है कि अगर आपको नहीं भी पता है तो उन सभी चीज़ों को आप रिलेट करना सीखें, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा हम जानते हैं कि ये खेल खिलाड़ियों से संबंधित है, यानी ये खिलाड़ी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इससे संबंधित होगा। तो ये सभी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं इस तरह से। आगे चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, और आज का अगला सवाल है, प्रतिष्ठित श्री लाल शुक्ल सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी रणेंद्र कुमार को। रणेंद्र कुमार को प्रतिष्ठित श्री लाल शुक्ल सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, और आज का अगला प्रश्न है, झारखंड पर्यटन नीति 2020 के तहत निवेशकों को कितनी राशि के रूप में कह सकते हैं कि कितनी राशि तक सब्सिडी दी जाएगी। यानी कह सकते हैं कि जब भी पर्यटन नीति के अलावा कोई अगर इसमें निवेश करना चाहता है तो उसे कितने रुपए तक झारखंड सरकार के द्वारा इसे सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन, तो इसका आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी 10 करोड़ तक। 10 करोड़ इसके तहत सब्सिडी के रूप में 10 करोड़ तक सब्सिडी इसमें दिया जाएगा। तो इस तरह से झारखंड के जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स हो सकते थे उन सभी को हम लाने का प्रयास किया। और आज का अगला सवाल है जो कि आपके लिए ये कमेंट कर आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। और आज का ये आपके लिए ये सवाल है कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन यानी ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ए हो तो ए लिखिए, बी हो तो बी, सी या डी। और साथ ही साथ अगर उसके बारे में और भी आपको डिटेल पता है तो उसके बारे में पूरे डिटेल भी लिख सकते हैं और इस तरह से आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से आने वाले हमारे सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। तो आप सभी को एक बार फिर से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के हम महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को हम लेकर आते रहेंगे। साथ ही साथ झारखंड जीके से महत्वपूर्ण जो भी कह सकते हैं कि टॉपिक्स है झारखंड जीके से, उन सभी टॉपिक को हम एक एक करके सारे चीज़ को कवर कर रहे हैं। अगर आप नहीं देखे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।